हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, लाइव सेशन में आपका स्वागत है। वैसे मैं ये सीरीज हमेशा आपको ऑफलाइन मोड में देता हूँ, लेकिन आज लाइव सेशन करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 94 का। देखिए, आज मैं बोल सकता हूँ कि हम उत्तराखंड जीके में जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जितने भी मिक्स जीके एमसीक्यूज हैं उत्तराखंड के, वो हमने कवर किए हैं। और पिछले भाग से यानी कि 93 से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट 93 पार्ट में हमने देखा कत्यूरी वंश से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। वैसे ही आज उत्तराखंड जीके टेस्ट 94 में हम गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, देखिए अब आपके काफ़ी कम दिन रह गए हैं कनिष्ठ सहायक का जो आपका एग्जाम होना है अक्टूबर माह में। तो उसको देखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। साथ ही आपको सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए उत्तराखंड जीके के, जीएस जीके, हिंदी, कंप्यूटर, जो भी आपका सिलेबस में है। इसके साथ साथ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, इसके बिना किसी भी एग्जाम की तैयारी अधूरी होती है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से लोग इस बार सिलेक्शन लेंगे। मैं जानता हूँ जो रात दिन एक कर रहे हैं उनको इस बार सिलेक्शन जरूर मिलने वाला है कनिष्ठ सहायक के वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 94। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कौन था? तो गोरखा शासन को अब यहाँ पे पढ़ने से पहले या एमसीक्यूज को करने से पहले संक्षिप्त में मैं आपको गोरखा शासन से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा। मध्यकाल में आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड में दो भाग थे। पश्चिमी भाग में हमारा गढ़वाल था और पूर्वी भाग में गढ़वाल था यानी कि परमार वंश था, और पूर्वी भाग में चंद वंश था। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, हमारा 1790 में क्या होता है, 1790 आते आते जो हमारा चंद वंश था ये काफ़ी कमज़ोर हो गया। कमज़ोर क्यों हुआ? यहाँ पे राजकोष खाली हो जाना, उसके साथ साथ आंतरिक यहाँ पे षड्यंत्र होना, और जो उस समय के वजीर वगैरह थे या जो भी मंत्री थे, राज दरबारी मंत्री वगैरह, उनका राजा पे ज़्यादा आधिपत्य हो जाना, यानी कि राजा के ऊपर हो गए हो। राजा कमज़ोर पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, अंतिम जो राजा था चंद वंश का वो कौन था? महेंद्र चंद्र था। तो महेंद्र चंद्र को ही तो गोरखा पराजित करके एंट्री लेते हैं हमारे उत्तराखंड के भूभाग में। तो यहाँ पर देखिए, हर्षदेव जोशी था उस समय। तो हर्षदेव जोशी ने जितनी भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि चंद शासन में जो भी यहाँ पे कमजोरियाँ थी, शासन में जो भी षड्यंत्र हो रहे थे, राजकोष संबंधी डिटेल थी, यानी कि जो प्रशासनिक सूचनाएं होती हैं, गुप्त सूचनाएं होती हैं, कॉन्फिडेंशियल जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो शेयर कर दी नेपाल दरबार में, जिसका लाभ उठाकर गोरखा आए पूरे सैन्य बल के साथ और कुमाऊं पे धावा बोल दिया 1790 में। और इस युद्ध में हमारे चंद शासक महेंद्र चंद पराजित हो गए, और यहीं पे उत्तराखंड की धरती में 1790 में गोरखा शासन स्थापित हो गया कुमाऊं में। ठीक है, मैंने फिर बोला ये उत्तराखंड था, इधर गढ़वाल था, मतलब यानी कि परमार वंश था, और इधर कुमाऊं में चंद वंश था। कुमाऊं के जितने एरिया में चंद वंश था वहाँ पे गोरखाओं का राज हो गया। और गोरखाओं का जो पहला सूबेदार बना दोस्तों, उसका नाम था जोगामल शाह। ठीक है, कौन था? जोगामल शाह, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन काल में दास बिक्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जैसे ही कुमाऊं में आते हैं गोरखा दोस्तों, तो यहाँ पर आकर गोरख्याली शुरू हो जाती है। गोरख्याली में ये था आपका कि जैसे आज गोरखाली को हम सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे जितने भी गोरखा संप्रदाय के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनकी जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये बुक्स में दिया है, ये मेरी कोई निजी जानकारी नहीं है या मेरा पर्सनल डेटा नहीं है। हर के आप कुमाऊं के इतिहास में पढ़ सकते हैं। तानाशाही वाला नेचर था यहाँ पे गोरखाओं का। ठीक है, तो तानाशाही बहुत होती थी और व्यभिचार की घटनाएं होती थी, अत्याचार की घटनाएं होती थी, इसीलिए इस शासन को गोरख्याली कहा गया। लाइक अभी जो तालिबान में चीज़ें हो रही है, अफगानिस्तान में तालिबान करता था या करता रहा है, वैसे ही आप इसको यहाँ पे एक हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। तो गोरखाओं ने यहाँ पे जितने भी जो हमारे चंद शासन काल में गोरखाओं ने जो भी हमारे युद्ध में बंदी बनाए गए थे, जो सैनिक थे या जितने भी हमारी महिलाएं थी, बच्चे थी, उन सभी को बेचना शुरू कर दिया। कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार में एक प्लेस था दोस्तों, भीमगोड़ा। ठीक है, तो भीमगोड़ा बैराज आज भी आप पढ़ते हैं, तो भीमगोड़ा बैराज के आसपास ही गोरखा काल में दास बिक्री का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हरिद्वार। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ, देखिए आपको हमारे जितने भी कोर्स हैं ना, अब यहाँ पे हमेशा ये बात आती है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको ही बोलता हूँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग पढ़ना चाहते हैं वहाँ के, मैं ऑफलाइन कोचिंग ने जाके ऑनलाइन, तो जो हमारा कंटेंट है उत्तराखंड जीके का या मैं बोलूँ सामान्य हिंदी का, आप एक बार देखेंगे आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि उसमें क्या है और हमारा प्लेटफॉर्म क्यों सबसे बेहतर है और सबसे अलग है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमशाह के बीच समझौता कब हुआ था?
तो देखिए हमारा पहला जो कमिश्नर आया था कुमाऊं का बन के वो ई गार्डनर था, यानी कि एडवर्ड गार्डनर, और गोरखा सेनापति उसमें बमसा था। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, और ये ट्रीटी होती है 27 मार्च 1815 को। ठीक है, ये लाल मंडी की संधि भी इसको कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बम साहब बोलता है भैया अब मैं अपना बैग वैग पकड़ के चला नेपाल को, अल्मोड़ा भैया तुम्हारे कब्जे में रहा। ये बोला गया उस समय किसको, ब्रिटिश हुक्मरानों को। और यहाँ पे बम साहब चले जाता है नेपाल। नेपाल जैसे पहुंचता है तो वहाँ का राजा मारता है एक झापड़ और बोलता है कि बिना हमारी परमिशन के संधि करके कैसे आ गया तू। और नेपाल जो सरकार है वो इस संधि को मानने से इनकार कर देती है। तभी आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा दोस्तों, संगोली की जो संधि हुई थी उसको एक्सेप्ट किया था नेपाल दरबार ने 1816 में, ना कि 1815 में। ये बहुत लंबी कहानी है, उत्तराखंड इतिहास कोर्स में यही बातें तो पढ़ते हैं हम, क्या क्या उस बीच हुआ था, कौन कौन से राजनीतिक दल गए थे, कौन कौन से लोग राजनीतिक पर्सन आपस में मिले, क्या ट्रीटी हुई थी, क्यों यहाँ पे नेपाल ने डिनाई किया इस ट्रीटी को, एंड आफ्टर दैट ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश हुक्मरानों ने कैसे प्रेशराइज किया, और 1816 में नेपाल का जो प्रधानमंत्री था उसने साइन किए थे संगोली संधि में। तो ये सभी बातें आपको मिलती है कोर्स में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लंबा सेशन हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइट आंसर इसका 27 मार्च, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं जो आंगल गोरखा युद्ध हुआ था, आंगल गोरखा युद्ध में ब्रिटिशर्स की विजय हुई थी अल्मोड़ा पे 27 मार्च 1815 को। गोरखा सेनापति अमरसिंह थापा द्वारा 1815 ईस्वी में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों हमारा संगोली में। 27 अप्रैल को तो हमारा बमसा यहाँ पे लाल मंडी वाले हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद हमारे जो ब्लेड्सो और गजराज मिश्र वाले होते हैं सिग्नेचर, वो हमारे पश्चिमी बिहार में, यानी कि बिहार में एक प्लेस था संगोली, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुगोली हुआ है, इसको आप संगोली कर देंगे, संगोली की संधि इसको बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ संगोली। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है हमारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी, ट्रीटी ऑफ संगोली किस वॉर से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, यानी कि आंग्ल गोरखा जो वॉर हुई थी। अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई संधि को नेपाल सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई। देखिए क्वेश्चन बन गया, अभी बोला मैंने। तो मार्च 1816 में नेपाल सरकार एक्सेप्ट करती है संगोली की संधि को। रीजन क्या था कि 1816 में दोस्तों सिक्किम के रास्ते क्या होता है, हमारे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि काठमांडू पे ही धावा बोल देंगे अब हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नेपाल जो उसमें सरकार थी वो डर जाती है, बोलती है कुमाऊं गढ़वाल तो हाथ से निकल गए हैं, अब यहाँ से नेपाल से भी हमको जाना पड़ेगा भाग के, उससे बेहतर है कि संधि को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो मार्च 1816 में इसकी पुष्टि हो जाती है। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का किस काल में प्रारंभ हुआ था। देखिए औपनिवेशिक संघर्ष हमारा शुरू हो जाता है उत्तराखंड में गोरखा काल में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गोरखा काल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गई है क ख ग। ठीक है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी कम लोग लाइव आ रहे हैं, थोड़ा शेयर कीजिए सेशन को। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने जितनी भी आपने स्टडी किया है उसका रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है टेस्ट सीरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर यहाँ पे जुड़ें इस सीरीज से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोरखा काल। गोरखा काल में ही यहाँ पे औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ होता है, क्योंकि आंगल गोरखा युद्ध होता है ना फिर उसके बाद। देखिए उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यांगी किसका प्रतीक था। तो जैसे कि आपको बता चुका मैं, गोरख्यांगी या गोरख्याली, ठीक है गोरख्याली, तो ये प्रतीक था दोस्तों क्रूरता का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूर थे गोरखा। ठीक है, देखिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, आप पर्सनली इसको कोई नहीं लेगा, ये हमारी बुक्स बोलते हैं कि गोरखाओं का जो उस समय शासन था बहुत क्रूर शासन था। खासकर उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था थी, और उनके साथ साथ जो व्यभिचार की घटनाएं होती थी उसमें काफ़ी, यानी कि स्त्रियों के लिए स्ट्रिक्ट रूल थे, और उन राजाओं को या जो भी उसमें प्रशासनिक पद पे अधिकारी को जो भी वहाँ पे महिलाएं पसंद आती थी तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करना एक आम बात हो गई थी उस समय। ठीक है, इसके साथ साथ समाज के ऊपरी वर्ग का यहाँ पे बिल्कुल सम्मान न करना, शिक्षित लोगों को भी सम्मानित नज़रों से न देखना, यानी कि अपना एक तानाशाही प्रवृत्ति का जो शासन था दैट इज कॉल्ड गोरख्याली शासन। ओके, अगला है देखिए गोरखा काल में सुवांगी दस्तूर क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सुवांगी दस्तूर दोस्तों गोरखा काल में था एक टैक्स। गोरखाओं ने बहुत से टैक्स लगाए। ठीक है, 36 रकम 32 कलम वाला सीन उन्होंने खत्म तो किया, लेकिन इतने टैक्स लगाए कि गुमानी पंत ने इस पे एक कविता भी लिखी है। गुमानी जी ने बोला है कि दिन दिन का जो कर है वो उसका भार बोकने से क्या हो गया कि हमारे सर के बाल भी उड़ गए हैं। ऐसे गुमानी जी ने एक रचना भी की थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं गोरखा काल में कितने तरह के टैक्स उसमें रहे होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं सुवांगी दस्तूर की, तो सुवांगी दस्तूर गोरखा काल में एक टैक्स था जो कि भूकर था, यानी कि भूमि कर था ये। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि सुवांगी दस्तूर कैसा टैक्स था, भूमि कर था, युद्ध कर था, बुनाई कर था, ठीक है, या धार्मिक कर था। तो आपको याद रखना है भूकर था।
ओके। इसके अलावा बहुत से टैक्स लगाए, देखिए उन्होंने मेज़बानी दस्तूर लगाया रक्षा के लिए, इसके साथ साथ उन्होंने बहता नामक कर लगाया, रहता नामक कर लगाया, मरो नामक कर लगाया गोरखाओं ने, मौकर लगाया, घी कर लगाया, चराई कर लगाया, इतने कर लगाए कि आदमी करों को ही याद करते रह गए और गोरखा शासन खत्म हो गया कुमाऊं गढ़वाल में। देखिए गढ़वाल में दोस्तों स्त्रियां छत पे नहीं चढ़ेंगी, ये भी हमारा एक डिसीजन लाए थे गोरखा लोग, ठीक है। देखिए अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने उसमें स्ट्रिक्ट थे गोरखा लोग। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि गढ़वाल में, गढ़वाल क्षेत्र में या जहाँ पे भी गोरखाओं का आधिपत्य था वहाँ पे कोई भी स्त्री छत पे नहीं आएगी, ठीक है। अगला देखिए 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किस वंश ने किया था? तो ये हमारे गोरखा शासकों ने किया। चंद शासन काल में व्यवस्था शुरू हुई थी 36 रकम 32 कलम। गोरखाओं ने ये टैक्स जो मैनेजमेंट था, इस टैक्स मैनेजमेंट को या टैक्स सिस्टम बोलेंगे यहाँ पे, मैनेजमेंट नहीं, गोरखाओं ने जो चंदों का टैक्स सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया और अपना यहाँ पे नया टैक्स सिस्टम शुरू किया जिसमें नाना प्रकार के और अन्य टैक्सेस को इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखा शासक, ठीक है। 36 रकम 32 कलम किसने शुरू किया, कभी क्वेश्चन आएगा तो चंद शासकों ने। किसने खत्म किया क्वेश्चन कभी बनेगा तो गोरखा शासकों ने। गोरखा शासन के जो टैक्सेस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो दी है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना गोरखा टैक्स बाय देवभूमि करियर पॉइंट तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत से लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाते, हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारा चैनल का नाम लिखना है देवभूमि करियर पॉइंट, उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन। वहाँ पे स्टोर पे जाना है, स्टोर पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीजें मिल जाएंगी, उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, हिंदी का कोर्स मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, कॉम्बो कोर्स मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए बहुत से लोग हमारे जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो एज ए स्टूडेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं करते, वो एज ए पेरेंट कर देते हैं। तो मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहता हूँ, जो भी लोग हमारी एप्लीकेशन यूज करेंगे या डाउनलोड करेंगे वो जब रजिस्टर्ड करते हैं खुद को तो एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड करें खुद को, ठीक है, एज ए पेरेंट्स ना करें, ओके। तो चलिए दोस्तों लाइव सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो खलंगा किला या नालागढ़ किला भी बोलते हैं इसको, ये लोकेटेड है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए देहरादून में, ठीक है। तो खलंगा की कहानी भी बहुत लंबी है, अगर उस कहानी को मैं बोलने लग गया यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। खलंगा का जो युद्ध हुआ था सिंपली आप समझ लीजिए बलभद्र कुंवर और जिलेस्पी के बीच में हुआ था एक हिसाब से। जिलेस्पी भी मारा जाता है, बलभद्र जो कुंवर था वो जीत के भाग जाता है वहाँ से, अंग्रेज पानी की सप्लाई तक बंद कर देता है। खलंगा जो होता है गोरखा काल में सैन्य शिविर को कहा जाता था, गोरखाओं का जो सैन्य शिविर का किला मान सकते हैं, एक अस्थायी किला जो होता था उसको खलंगा कहा जाता था। बहुत भीषण युद्ध होता है बलभद्र कुंवर और मेजर गिलेस्पी के बीच में, और गिलेस्पी यहाँ पे हार जाता है, मतलब शहीद हो जाता है। तो खलंगा में दोस्तों आज भी जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे आप एक युद्ध स्मारक देखेंगे, रिस्पना नदी के आसपास है देहरादून में। तो वहाँ पर हमारा दोनों को गैलेंट्री एक हिसाब से अवार्ड के रूप में वहाँ पे साइन किया गया उस युद्ध स्मारक में कि दोनों ने बहुत वीरता दिखाई थी। वो बलभद्र कुंवर की बात करें हम नेपाल की तरफ से, गोरखाओं की तरफ से, या हमारा अंग्रेजों की तरफ से जो मेजर जिलेस्पी या गिलेस्पी भी बहुत जगह नाम मिलता है, दोनों का नाम लिखा गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये खलंगा हमारा कहाँ है, देहरादून में है। गोरखाओं ने दूसरी बार गढ़वाल पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, पहली बार थोड़ा समझ लीजिए, पहली बार समझेंगे तभी दूसरी बार भी सही कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके एक वर्ष बाद दोस्तों 1791 में क्या हुआ, गोरखाओं ने गढ़वाल पे भी अटैक कर दिया, भयंकर युद्ध होने लगा, ठीक है। 1790 में कुमाऊं तो पूरा जीत लिया गोरखाओं ने, 91 में गढ़वाल की तरफ चले गए, गढ़वाल में भी भीषण रक्तपात होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी। तो प्रद्युमन शाह आ गए थे उसमें गद्दी पर। तो प्रद्युमन शाह ने सोचा यार भारी रक्तपात करते हैं, और गोरखा बहुत एक हिसाब से देखा जाए तो गोरखा सबसे साहसी सैनिक थे। हालांकि उनकी अगर हम यहाँ पे जो पर्सनैलिटी को है वो हटा दें, उनके जो हम बोल सकते कि जो एथिक्स थे उनको हटा दें, और एज अ सोल्जर कंपेयर करें तो कुमाऊं गढ़वाल की सेना पे भारी थे गोरखा लोग, ठीक है। इसीलिए तो आज भी गोरखा रेजिमेंट देखिए अलग सेपरेट रेजिमेंट है, वो संगोली संधि की ही देन है। संगोली की संधि में ये बोला गया कि गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाएगा, वो तब से लेकर आज तक चला जा रहा है हिंदुस्तान में, आपने देखा होगा गोरखाओं की अलग से भर्ती होती है। तो 91 में क्या हुआ, गढ़वाल पहुंच गई है, ठीक है, भयंकर युद्ध हो गया। तो प्रद्युमन शाह थोड़ा डर गए और 1792 आते आते 91 में अटैक किया, ठीक है। और 1792 आते आते दोस्तों हमारा क्या हुआ, लंगूरगढ़ तक पहुंच गए हमारे गोरखा। तो लंगूरगढ़ जैसे पहुंचे तो फिर प्रद्युमन शाह थोड़ा डर गए और उन्होंने बोला गोरखा सैनिकों से कि हम आपको टैक्स देंगे, आप वापस हो जाइए। गोरखा इस शर्त को मानते या नहीं मानते, उससे पहले क्या हुआ 1792 में चीन ने भी युद्ध कर दिया
कहाँ पे, काठमांडू की तरफ, यानी कि नेपाल में। नेपाल पे चीन का युद्ध हो गया, तो गोरखा सैनिकों को बुलाया गया उनके राज दरबार में या उनके देश में वापस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गढ़वाल बच जाता है 1792 में। तो नहीं तो हो सकता था कि जब 1804 का खोड़पुरा का युद्ध हुआ उससे पहले ही गोरखा क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे गढ़वाल को, ठीक है। तो उसके बाद गढ़वाल पे दूसरी बार जब आक्रमण करते हैं गोरखा दोस्तों, वो वर्ष था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे 1803, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हुआ। हालांकि युद्ध लंबा चलता है और 1804 में हमारा खोड़पुरा का युद्ध फाइनल स्टेज होगी जहाँ पे पंवार वंश का पतन हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तरवर्ती पंवार शासन है हमारा, अंतिम शासक प्रद्युमन शाह वीरगति में प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन 1803 का जैसे भूकंप आता है गढ़वाल में और तुरंत यहाँ से एक्शन ले लेती है गोरखा सेना और गढ़वाल पर अटैक कर देती है लास्ट 1803 में। और युद्ध चलता है 1804 तक। और 1804 में यहाँ पे फाइनली क्या होता है कि जो हमारे प्रद्युमन शाह थे वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, खोड़पुरा देहरादून में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अंगल को देखिए, गोरखा मतलब बहुत बड़ा इतिहास है गोरखाओं का भी। अगला देखिए, 1792 में गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी। ये देखिए, श्रीनगर लंगूरगढ़ तक पहुंच जाते हैं तो श्रीनगर में इनके बीच संधि हो जाती है, किसके, प्रद्युमन शाह और हमारे गोरखा सेनापति के बीच में, ठीक है। यहाँ पे प्रद्युमन शाह बोलते हैं कि वी विल, हम आपको टैक्स पे करेंगे एंड आपको ट्रीटी में साइन करने हैं। तो मान जाते हैं गोरखा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, लंगूरगढ़ की संधि या श्रीनगर की संधि, दोनों का वर्ष सेम है, ठीक है, 1792। गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी नामक टैक्स लिया जाता था। तो पुंगाड़ी जो टैक्स था दोस्तों, ये भूमि कर था, ये भी एक, ठीक है, भूकर। अगला देखिए, गोरखाओं ने सर्वप्रथम गढ़वाल पे आक्रमण किया, अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया। दूसरी बार 1803 में किया और पहली बार 1791 में किया था गढ़वाल पे, ठीक है। तो सिंपली आप इसको क्रोनोलॉजी को समझेंगे। गोरखाओं ने सबसे पहले कुमाऊं पे अटैक किया था 1790 में, जीत लिया पहले अटैक में। गढ़वाल पे अटैक किया था पहली बार 1791 में, फेल हो गई। लंगूरगढ़ की ट्रीटी या श्रीनगर की संधि, अलग अलग है दोनों, दोनों होती है 1792 में। रीजन क्या था, चाइना ने अटैक कर दिया था जिससे नेपाल पे, जिससे गोरखाओं को वापस जाना पड़ा। उसके बाद गोरखाओं ने दूसरी बार गढ़वाल पर अटैक किया था 1803 में, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रख लें। अगला देखिए, गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिकों से लिए जाने वाला टैक्स कौन सा था। देखिए, मैंने बोला बहुत से टैक्स लिया रखा है इन्होंने, तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे घी कर लगाया था उन्होंने, ठीक है। जो दुधारू पशुओं के मालिक थे उनसे घी कर लिया जाता था। तब लिया जाता था जब उनके पशु दूध देते थे। जैसे गाय या भैंस दूध देना बंद करती थी तो ये घी कर भी समाप्त हो जाता था। मतलब ये सीजनल था एक हिसाब से, जिस सीजन में गाय भैंस हमारी दूध देंगी उसी सीजन में लगेगा, ठीक है। जैसे ही बछड़ा बड़ा हो गया, गाय भैंस ने दूध देना बंद किया, घी कर भी ऑफ हो गया। फिर से हमारे गाय ने बछड़ा दिया और भैंस ने हमारा जो क्या कहते हैं, भैंस हमारी नए बच्चे को जन्म देगी तो उसके बाद दूध देना शुरू करेगी, तो फिर से टैक्स शुरू हो जाएगा। इस टाइप से ये टैक्स थे। अगला देखिए, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिए जाने वाला टैक्स कौन सा था। देखिए, ऐसे टैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसका लड़का नहीं था दोस्तों, उससे भी टैक्स लेते थे गोरखा। तो इस तरह के टैक्स को बोला जाता था उसमें मरो टैक्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही है, मरो मरो, ठीक है। सलामी भी लेते थे वो, टीका वेट लेते थे, सलामी लेते थे, मरो नामक टैक्स लेते थे, ठीक है। बहुत से ऐसे टैक्स थे दोस्तों जो गोरखा शासन में आपको देखने को मिलेंगे। महेंद्र चंद और गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था। तो ये निर्णायक युद्ध था दोस्तों, चंद शासक महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में हुआ था 1790 में। इसी युद्ध के बाद उत्तराखंड की धरती में गोरखा शासन की नींव पड़ती है और ये युद्ध हुआ था हवलबाग में, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, हवलबाग। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था। तो कुमाऊं पर जैसे गोरखा आक्रमण होता है दोस्तों, उस समय 1790 की बात हो रही है। 1790 में अगर हम बात करते हैं, उसमें तत्कालीन जो नेपाल नरेश था वो था रण बहादुर शाह, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ब्राह्मणों पर कुसाई नामक टैक्स किसने लगाया था। तो कुसाई नामक टैक्स लगाया था गोरखाओं ने। और देखिए, ब्राह्मणों की भी केवल दो ब्राह्मणों की इज्जत करते थे गोरखा लोग, एक पांडे और दूसरा उपाध्याय। इसके अलावा वो अन्य ब्राह्मणों को बोलते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। यानी कि ब्राह्मणों पे उन्होंने कुसई लगा दिया, बेगार टाइप का टैक्स था ये। ब्राह्मणों से भी काम करवाते थे वो, अन्य अन्य ब्राह्मण जैसे कि पंत हो गए, औली ब्राह्मण हो गए, अन्य जो भी ब्राह्मण थे हमारे पांडे उपाध्याय को छोड़कर, उनसे नॉर्मल पीपल की तरह काम करवाते थे गोरखा लोग, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी दी थी गोरखाओं ने कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। युद्ध के अवसर पर नौजवानों से लिए जाने वाला टैक्स कौन सा था गोरखा काल में। तो देखिए, युद्ध जब होता था ना उस टाइम पे भी गोरखा लोग टैक्स लेते थे और इसका नाम था मांगा कर, ऑप्शन ए, ठीक है, मांगा कर। गोरखाओं का प्रिय त्यौहार कौन सा था। तो देखिए, गोरखा लोग सबसे अच्छे से मनाते थे दसैं नामक त्यौहार, दसैं।
और दसवें त्यौहार पड़ता था भैया विजयदशमी को, यानी कि दशहरा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। विजयदशमी को मनाते थे दसवें। अगला देखिए, नरसिंह का मंगल घटना कब हुई थी? तो देखिए जब कुमाऊं का जो सूबा था, देखिए गोरखा शासन काल में ना जो हमारे यहाँ पे बैठते थे सबसे बड़ा पद था सूबा का। जैसे सूबा जोगमल हमने बात की, कुमाऊं का पहला जो सूबेदार या सूबा था वो कौन था? जोगमल्ल था। यानी कि प्रशासनिक इकाई का जो सबसे सर्वोच्च यहाँ पे प्रशासनिक पद था वो सूबा का था। वो कुमाऊं या गढ़वाल दोनों जगह पे, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। तो एक सूबा, जब हमारा जोगमल्ल के बाद हमारा सूबा आता है यहाँ पे दोस्तों, इसका नाम होता है नरसिंह। और नरसिंह के टाइम पर दोस्तों मंगलवार रात को एक घटना घट जाती है, तो इसलिए इसको नरसिंह का मंगल कहा जाता है, ठीक है। नरसिंह का मंगल। और ये घटना होती है 1793-94, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, 1793-94 के आसपास। होता क्या है दोस्तों, जब हमारा जो सूबा नरसिंह होता है ना, सूबा नरसिंह को कोई यहाँ पर दरबारी या बोल सकते हैं गुप्तचर एक ऐसी खबर देता है कि वो बोलते हैं कि जो नगर कोटी हमारी जाति के लोग हैं, नगर कोटी, ये नगर कोटी के लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रच रहे हैं। यानी कि नगर कोटी वाली जात वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भैया सुब्बा, ऐसी बात फैलती है। और नगर कोटी जो भी है उसमें जाति के लोग थे, उनकी लंबी चोटी होती थी, लंबी चोटी, मतलब बाल लंबे होते थे उनके। तो नरसिंह ने बोला भैया अच्छा मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तो उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया जितने भी नगर कोटी हैं जाओ और उनका सिर कलम कर दो, ठीक है। और मंगलवार रात की ये घटना होती है। बोला जाता है कि उसमें बहुत से नगर कोटियों ने अपनी बाल ही काट दिए अपने को नगर कोटी होने से बचाने के लिए, ठीक है। बाल काट दिए तो पहचान खत्म हो गई, कैसे पता चलेगा वो नगर कोटी है या बिष्ट है या अन्य जो भी कास्ट है उत्तराखंड की, कैसे पता चलता? तो ऐसा हुआ था उसमें। और बहुत से नगर कोटियों को एक ही रात में यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया था, मंगलवार रात ही, इसलिए इस घटना को नरसिंह का मंगल कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो देखिए डिटेल में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का कोर्स, तो वहाँ पे पढ़ते हैं पूरा क्या क्या हुआ था। आंगल गोरखा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो औपनिवेशिक संघर्ष गोरखा काल में शुरू होता है, एंड आंगल गोरखा युद्ध होता है 1814 में शुरू, ठीक है। और इसमें वो भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन बन सकता है। जब आंगल गोरखा युद्ध होता है उसमें भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स, ठीक है। द्वितीय वाला हेस्टिंग्स था ये, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट ये बनता है कि आंगल गोरखा युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पीसीएस मेंस, लोअर पीसीएस मेंस में, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, उत्तराखंड की धरती में आंगल गोरखा युद्ध होने के तात्कालिक कारण क्या थे। अब ये तभी जान पाएंगे ना आप जब डिटेल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि उसमें जो तिब्बत के साथ व्यापार की चाहत थी हमारे अंग्रेजों की। दूसरा एक प्रांत था गोरखपुर के आसपास बुटवल प्रांत, वो कहीं ना कहीं चूक गया था। तीसरा यहाँ पे सुदर्शन शाह ने जो अपील की थी मेरा खोया हुआ साम्राज्य वापस दिलाओ, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंग्रेजों की जो विस्तारवाद नीति थी, बहुत से ऐसे रीज़न थे उसमें, लेकिन तात्कालिक कभी रीज़न पूछा जाएगा तो वो बुटवल प्रांत था, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं इतिहास में, मैंने यहाँ पे भी आपको दिया आई थिंक, ये यूट्यूब पे भी फ्री में ही सेशन है वाला। तो आंगल गोरखा युद्ध का जो शुरुआत हुई थी 1814, आंगल गोरखा युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1815। दोनों पॉइंट आपने नोट करने हैं ना। संगोली संधि हालांकि नेपाल राज दरबार ने बाद में एक्सेप्ट की, लेकिन आंगल गोरखा युद्ध 1815 के आसपास समाप्त हो जाता है और 1814 में शुरू होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1814 में, इसको बिल्कुल क्लियर कर लें, आई थी 1814 में ही, ठीक है। हालांकि ये हो सकता है कि उत्तराखंड की धरती में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक जो कार्य है कब से शुरू किया, या औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा उत्तराखंड की धरती में कार्य करना शुरू किया था, तो तब हमारा आंसर 1815 होगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 1814, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो दोस्तों ये थे आज गोरखा शासन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आशा करता हूँ बहुत से आपको नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिले होंगे। कुछ और अन्य क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं गोरखा शासन से संबंधित, ठीक है। तो देखिए जब हमारा गोरखाओं ने गढ़वाल पर अटैक किया था दूसरी बार, तो उस समय नेपाल नरेश कौन था? तो ये हमारा गीलवाण विक्रम शाह था, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, गीलवाण, गिलवाण होगा विक्रम शाह, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गोरखाओं को किसने आमंत्रित किया था उत्तराखंड की धरती में अटैक करने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमाऊं का चाणक्य, यानी कि हम बात कर रहे हैं हर्षदेव जोशी की, ठीक है। तो इसके आमंत्रण पे आया था ये। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बन सकता है गोरखा शासन से, जैसे कि गोरखा शासन काल में सबसे जो कठिन, मतलब यहाँ पे जो सबसे बोल सकते हैं कि जो सबसे कठिन चीज़ थी, या गोरखा शासन काल में हम बोल सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पे जो सबसे प्रजा के लिए कष्टदायी चीज़ थी वो क्या थी? उनकी न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे। वैसे टैक्स भी बहुत से थे, देखा जाए तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही इसमें
जिसमें लोग भयभीत हो जाते थे वो थी न्याय व्यवस्था। गोरखा जो लोग थे ना, दो तरह से न्याय करते थे। एक तो था उनका दीप प्रथा, दिव्य या दीप प्रथा, और दूसरी थी हरवंश की पोथी। हरवंश की पोथी में हमारे भगवान की किताब होती थी, उसमें जैसे आज गीता में हाथ रख के करते हैं, अब तो बंद कर दिया वो भी कोर्स में, तो वो ऐसे जैसे फिल्मों में देखा होगा। दूसरा दीप जो था, बहुत से दीप थे इसमें, कड़ाई दीप था, गोला दीप था, तराजू दीप था। कड़ाई दीप में मान लो आप, ऐसा होता था कि जैसे कि मैंने कोई कंप्लेन की है और किसी पे अपराध लगाया है, तो जो दोनों जो वादी और प्रतिवादी होते थे, ठीक है, यानी कि जो दोषी होता था और जो हमारा निर्दोष होता था, दोनों के हाथ खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिए जाते थे, तेल की खौलती हुई कढ़ाई में। उसको बोला गया कढ़ाई दीप। जिसके हाथ जल गए तो वो दोषी, जिसके हाथ नहीं जले तो वो हमारा निर्दोष सिद्ध होता था। अब बताइए क्या 100 डिग्री 200 डिग्री उबलते हुए तेल में हाथ डाल के किसी का हाथ सेफ रहेगा? नहीं रहेगा ना, दोनों का हाथ जल जाता होगा, दोनों दोषी हो गए। और यहाँ पे टैक्स ले लिया किससे? दोनों से, ठीक है, न्याय व्यवस्था के नाम पे। और तो और देखिए, गोरखा शासन काल में लगान के बारे में अगर आप पूछते थे तो उसके लिए भी एक टैक्स था। जैसे मैं इंक्वायरी करूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि ये टैक्स मुझसे क्यों लिया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारे एक टैक्स और था, जानन्या शून्य कर। जानन्या शून्य है यानी कि जानने और सुनने का कर लगाइए। तो ये था गोरखा शासन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज एमसीक्यूज आपको पसंद आए होंगे। गोरखा शासनकाल से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, अच्छे से याद रखेंगे। गोरखा शासकों का जो प्रिय हथियार था ये भी याद रखेंगे। गोरखा शासकों का प्रिय हथियार था खुखरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खुखरी यानी कि जो चाकू नुमा होता है, खुखरी आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये गोरखा समाज में, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मिलेंगे और इसमें भी डिस्कस करेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। और चैनल पे जो अन्य कंटेंट आएगा, लाइक परीक्षा वाली महाकुंभ है, परीक्षा वाली महाकुंभ आपका एग्जाम तक मैं समाप्त करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, अब जैसे मेरे को समय रोटेशन में होता है तो फिर मैं आपको परीक्षा वाले के कंटिन्यू पार्ट दूंगा एक एक दो दो दिन के अंतराल में, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि सेशन लंबे हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। और अच्छे से अपनी स्टडी करें, आप सब लोग अच्छे से मेहनत करें, खूब सारा रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन के स्टोर पे, 50 प्रैक्टिस सेट वाली, उसको भी ज्वाइन करें। और एग्ज़ाम से पहले उसको अगर ज्वाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें अपने आप को आकलन करेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।